नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात होने वाली है चैंपियन मोदी को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं भारत का डंका बजाकर ही आते हैं और अभी इस वक्त वो गयाना के दौरे पर हैं, गयाना गए हुए हैं, सम्मान उनको मिला है और कुछ देर पहले उन्होंने वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें भी अपना संबोधन दिया। और जिस तरीके से ब्राजील वो गए, वहां G20 समिट में शामिल हुए, वहां से कुछ बेहद और खास तस्वीरें सामने आई थीं। उसके बाद गयाना और जहां जहां उन्होंने दौरा किया है, तमाम आज उन दौरों को लेकर हम बात करने वाले हैं कि कितने ये महत्वपूर्ण दौरे प्रधानमंत्री के लिए, खासकर भारत के लिए यहां पर रहे हैं और कितना कद अब भारत का इन दौरों से बड़ा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बेहद खास हैं। प्रधानमंत्री, जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा कि इस बार तो चैंपियन मोदी की उपाधि जो है वो प्रधानमंत्री को दी गई है। निपुण जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की ये आज 21 तारीख को आपकी संपन्न हुई और हम देखें तो 3 देशों में नाइजीरिया, फिर ब्राजील, फिर गुयाना और 3 देशों की बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा का पहले नाइजीरिया की हम क्रमवार शुरू करते हैं। पहले वो नाइजीरिया की यात्रा पे गए। नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं तो करीब 22 करोड़ आबादी का एक देश आपका है। इसकी कैपिटल अबूजा और साथ ही आप देखें तो उसकी अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो करीब 55% वहाँ पर क्या है मुस्लिम आबादी और 45% यानी आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर रहती है। नाइजीरिया भी हाल के दिनों में ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट बनता है। लेकिन बात यह है कि नाइजीरिया ने आप देखिए कि 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने क्या किया था, लास्ट आपका सम्मानित किया था। उसके बाद पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर, इससे उन्होंने क्या किया, सम्मानित किया है। यानी कि 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को, उसके बाद आपका पीएम मोदी को किया। अगर मैं देखूं तो आज वर्ल्ड में सबसे बड़े अगर कोई अवार्डेड पीएम हैं तो पीएम मोदी हैं, जितने उनको अवार्ड मिले इतने आज तक किसी पीएम को आपके अवार्ड नहीं मिले हैं। तो ये तो हालांकि उन्होंने स्वीकार करने के बाद पूरा देश की जनता को उन्होंने समर्पित किया। प्रश्न ये है कि नाइजीरिया इतने इंपॉर्टेंट क्यों, पीएम मोदी ने इसको क्यों चुना? एक तो देखिए बड़ी संख्या में वहाँ पर भारतीय मूल के और मराठी जो मानुस हैं, मराठी जो लोग हैं, उनको वहाँ पर क्या काफी बड़ी संख्या वहाँ पर रहते हैं और मराठी लोगों का इतना प्रभाव वहाँ पर है नाइजीरिया में कि उनकी जो वहाँ पर आपका जो क्लासिक लैंग्वेज होती है नाइजीरिया में मराठी लैंग्वेज को शामिल किया गया है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव है और उससे पहले क्या था, वो नाइजीरिया गए थे, वो संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं। नाइजीरिया की सबसे बड़ी बात क्या है कि नाइजीरिया के पास में ना तो एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो पाई है, ना ही उनके पास इंडस्ट्री है। लेकिन नाइजीरिया का जितना भी आप रिवेन्यू देखेंगे या वो एक्सपोर्ट जो करते हैं, 90% वो ऑयल को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उनके पास, नाइजीरिया के पास में क्या ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में है और भारत की जो नजर है वो उसके ऑयल के ऊपर है। क्यों नजर है? देखिए, हम किसी भी देश के साथ में अगर ट्रेड करते हैं, हम रशिया से अगर ट्रेड करते हैं तो रशिया से हम बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ऑयल खरीदते हैं और उसको पेमेंट करते हैं। उतनी मात्रा में हम उसको कोई सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे ट्रेड इनबैलेंस हो जाता है। लेकिन नाइजीरिया के साथ अगर हम ऑयल खरीदते हैं तो ऑयल खरीदने के बदले हम नाइजीरिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, चाहे वो फूड की हम बात करें, हम इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें। अभी हम देखें नाइजीरिया के साथ $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के हमारे और उनके बीच में क्या हुए हैं, आपके वेपन को लेकर क्या हुआ, समझौता हुआ है, जिसमें हमने उनको बहुत सारे वेपन दिए हैं। इसके अलावा हम देखें आपका भी तेजस की बात करें, आकाश की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बात करें, उसकी भी उन्होंने क्या किया है कि हमको वो दीजिए। सैटेलाइट की हम बात करें, एग्रीकल्चर की हम बात करें, G20 की अगर हम बात करते हैं तो G20 में भी अपनी बात को रखने के लिए नाइजीरिया भारत को चुना है। तो मैं देखूं कि नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं तो नाइजीरिया को देने के लिए भारत के पास में फूड है, भारत के पास में इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ जानकारों को यह तक कहना है कि अगर हम अपने तेल की आपूर्ति 30% नाइजीरिया से करें, मतलब कुछ स्पेशलिस्ट लोग कहना है कि 30% तक नाइजीरिया से करें, तो उससे हमको क्या होगा, ट्रेड में बहुत सारे बेनिफिट होंगे। क्योंकि नाइजीरिया वो कंट्री जो ये कहता है कि आप हमसे जो व्यापार करें तो आप अपनी करेंसी में और हमारी करेंसी में करें। अगर हम उनकी करेंसी की बात करें तो उनकी करेंसी है नाइरा की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू 20 नाइरा।
यानी कि काफी अच्छा क्या होता है, हमको लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो नाइजीरिया को हम उस संदर्भ में देखें तो नाइजीरिया भारत के साथ बहुत ही नजदीकी बढ़ाने वाला, और हम देखें कि स्ट्रेटेजिकल एक इम्पोर्टेंस भी है कि अफ्रीका में जिस प्रकार से लोकेटेड है, तो उस लोकेशन का भी बेनिफिट भारत को मिलता है। अब अगली हम बात करते हैं आपका ब्राजील। ब्राजील जाते हैं पीएम मोदी G20 की समिट के लिए जाते हैं, और जानते हैं लास्ट टाइम जो G20 के समिट थी उसको होस्ट करने वाले हम ही थे, हमने होस्ट किया था। इस बार ब्राजील के द्वारा क्या था, उसको होस्ट किया गया। इस बार की जो G20 का मोटिव था वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। अट्रैक्टिव क्या था कि बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड स्टेबल स्टेबल आपका प्लेनेट, यानी कि हमको दुनिया ऐसी बनानी है यहाँ पर क्या है कि स्टेबिलिटी हो, और क्या हो आपका बिल्डिंग यहाँ पर, यानी बिल्डिंग मतलब यानी कि आपका जो नेशनल बिल्डिंग है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो प्लेनेट है वो अच्छे से डेवलप हो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी जो मुझे बड़ा प्रभावित की, कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उन्होंने क्या किया, हाँ लूला डी सिल्वा, उन्होंने क्या किया कि एक नया जो अलायंस के बारे में उन्होंने बात की, वो अलायंस था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। देखिए ये एक ऐसा अलायंस की उन्होंने शुरुआत करने की बात कही जो पूरे वर्ल्ड की जो गरीबी है और जो भुखमरी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ऑलरेडी हम जानते हैं कि सोलर अलायंस की बात भारत ने की थी, लेकिन उसने हंगर और आपका पॉवर्टी को दूर करने के लिए उसने बात की है। इसमें ये बात तय हुई है कि जो भी देश हैं इसमें सब क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और वर्ल्ड की गरीबी और भुखमरी को क्या किया जाए। बात इसमें यह है कि अभी अमेरिका के जैसे प्रेसिडेंट बाइडन के बाद में आपके ट्रम्प साहब आए हैं, तो देखा जाएगा कि क्या अमेरिका जैसे देश इस पूरे प्रोग्राम में रुचि लेंगे या नहीं लेंगे। संभावनाएं हालांकि कम जताई जा रही है कि पॉसिबिलिटीज अमेरिका की कम रहेगी, क्योंकि ट्रम्प साहब का इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं रहती है, वो शुद्ध रूप से बिजनेसमैन की तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं वो एक सोशलिस्ट फीचर की तरफ को पूरे वर्ल्ड में क्या करना, लागू करना चाह रहे हैं। और मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया G20 के समिट में दो तीन बातें। एक तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जोर शोर से बात उठाई कि यूएनएससी का रिफॉर्म्स होने चाहिए, और रिफॉर्म में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कई देशों के नाम लिए, साउथ अफ्रीका का नाम लिया, जर्मनी का नाम लिया, इंडिया का नाम लिया, मैक्सिको का नाम लिया, कि इन सबको क्या करना चाहिए, आपको यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल सबमिट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात मुझे लगी। दूसरा देखें तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बात उठाया कि मैं ब्रिक्स में शामिल होना चाहता हूँ। पर इस पूरी समिट में हम देखें कि दो तीन हमारी, कैसे हम पीएम मोदी की बात करते हैं तो पीएम मोदी की दो तीन मुलाकात हुई, चाहे वो इटली की जो पीएम है उनसे मुलाकात पीएम मोदी की हुई। इसके अलावा हम देखें आपके यूके के जो पीएम है उनसे मुलाकात हुई। यूके के पीएम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहे थे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि इटली की जो पीएम है, जो नाम काफी उनका फेमस है, भी मोदी के साथ जुड़ता भी काफी वाला है, लोग मीम वगैरह काफी बनाते हैं उनके। तो उन्होंने आईमैक वही योजना जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर, उससे जुड़ने की इच्छा जताई है, साथ ही उसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी इच्छा जताई है। और ये क्यों इतना जरूरी हो जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि यही वो इटली है जो आपका BRI यानी कि जो चाइना का BRI था उससे पिछले दिनों बाहर हो गया था। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं G20 मिला है, एज मिला है। और एक लास्ट बात मैं कहूंगा G20 में जो मुझे एक अच्छी बात लगी, जस्टिन ट्रूडो को पूछने वाला नहीं था। आप देखिए कि जो अलग थलग पड़े हुए थे, अलग थलग पड़े हुए थे, पीएम मोदी ने उनको इग्नोर किया, पूरी दुनिया ने उनको इग्नोर किया। कुछ और इश्यूज भी बहुत सारे हुए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो पिक्चर थी, उस पिक्चर में एक सबसे बड़ी खास बात क्या लगी कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पीएम मोदी का हाथ पकड़ा, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट उनका हाथ पकड़ा, फिर रिंकिंग साथ पड़े थे। यानी कि जो ब्रिक्स के लोग थे, ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, उनको कहीं ना कहीं G20 में उन्होंने आगे करने का प्रयास किया। दैट इज अ गुड थिंग। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, वो गए नहीं थे, पीएम साहब गए थे, वो बिल्कुल पीछे खड़े थे। लेकिन एक बड़ी बात थी कि G20 के मंच पर ब्रिक्स की धमक थी। और हम जानते हैं ब्रिक्स के समिट हुई थी, ब्रिक्स के समिट के बाद जिस प्रकार से हमको इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वो दूर हुए, ये हमको देखने को मिला। लास्ट में पीएम मोदी गए हैं गुआना, और आप जानते हैं गुआना में भी उनको सिस्टम से वहां पर 2 अवार्ड उनको मिले हैं। एक तो अवार्ड गुआना नहीं दिया उनको, गुआना के द्वारा ही दिया गया, और दूसरा अवार्ड एक और कंट्री वहां पर है वारवोडोस,
बारबाडोस ने भी उनको सबसे बड़ा अपना सिविल ऑनर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, गुआना क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो गुआना की अगर आप देखें तो 40% जो आबादी है गुआना की, वो इंडियन मूल की है, और जनसंख्या ज्यादा बड़ी गुआना की नहीं है, करीब 8.5 लाख लोग वहां पर हैं। जो ये भारतीय मूल के लोग हैं, जो प्रेसिडेंट भी वहां पर हैं, मैं उनका नाम इरफान अली। अभी काफी, हाँ, इरफान अली, वो भी भारतीय मूल के हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ी बात क्या है कि 8.5 लाख की करीब जनसंख्या है, जिसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो किसकी, आपकी 40% वहां पर भारतीय भारतीय। मूल के हैं। भारतीय मूल के कौन से लोग हैं? ये जब ब्रिटिश टाइम था तो ब्रिटिश टाइम में क्या था, गिरगिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूरों को क्या था कि आपका ब्रिटिश के द्वारा कई देशों में, चाहे हम लोग बात करें मॉरिशस की बात करें, हम बात करें सूरीनाम की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, मलेशिया की बात करें, कीनिया की बात कीनिया की बात करें, या आपका हम बात करें युगाना की बात करें, वो लोग गए थे। और बड़े इनको क्यों कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर? गिरमिटिया मजदूर कहने का रीजन ये होता था कि इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बस खाने को फूड मिलता था, फूड के साथ इनको कपड़े मिलते थे और रहने की जगह मिलती थी, इसलिए इनको गिरमिटिया, यानी कि इनकी बिल्कुल जो खत्म मजदूर है वो आज उन्हीं के वंशज जो हैं वहां की पॉलिटिक्स में, वहां की हर चीज में क्या है, हावी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हाल के दिनों में गुआना में तेल की खोज हुई है, और आप देखिए 2019 में इनकी जो जीडीपी थी वो थी करीब 5.5% इनकी क्या थी, जीडीपी थी। लेकिन जब 2019 से वहां पर तेल की खोज हुई है तो इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करीब आपको 43% तक पहुंच गई है, 43%। अब इतना ज्यादा तेल और गैसेज अगर किसी देश के अंदर हो, और भारत चीन देश ऐसे देश से अछूते रहे, वो पॉसिबल नहीं है। चीन ने यहाँ पर क्या किया, बहुत ज्यादा एज ले लिया था। भारत काफी देर से यहाँ पर जागा है। इंदिरा गांधी जी के बाद अगर कोई पीएम गए हैं तो पीएम मोदी गए, करीब तकरीबन देखिए इंदिरा गांधी जी कब गई थी और फिर पीएम मोदी गए हैं। तो वहाँ 56 साल का ये गैप है। 56 साल का गैप। तो तेल और गैस के मामले में आप देखिए कि जिस प्रकार से चीन ने वहां पर क्या किया, बढ़त बढ़ाई है, तो भारत के लिए जरूरी था कि भारतीय मूल के होने के बाद भी भारत उसको कैश नहीं करा पाया, तो भारत को वहां पर उनके तेल गैस के लिए एक बड़ी कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा वहां पर इन्वायरमेंट मिलता है, वजह की सुविधा मिलेगी अगर हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। हालांकि ये बात ठीक है कि चीन ने वहां पर क्या किया, काफी अपना स्टेब्लिशमेंट कर लिया है, चाहे हम लोग सैन्य रूप से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, उसको चुनौती देना भी जरूरी है, तो उस प्रकार से आप देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो पीएम मोदी को आपका सम्मान उन्होंने दिया, सर्वोच्च सम्मान, या आपको हम बात करें बारबाडोस ने सर्वोच्च सम्मान दिया, वो आपका जिनपिंग को, यानी कि आपके चीन के प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला है, वो भारत को ही मिला है। साथ ही इस समिट में जब वहां पर गुआना गए तो एक उन्होंने मीटिंग और ली, और वो थी भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन। ये दूसरा समिट था, दूसरा सम्मेलन था। और इस सम्मेलन को आप देखेंगे, जो ये कैरीकॉम शिखर सम्मेलन होता है, ये वहां पर आपके कैरिबियन कंट्रीज हैं, कैरिबियन कंट्रीज के बीच उनके साथ बैठकर क्या समिट होता है। और जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, तकरीबन आप देखेंगे इसके जो मेंबर पूरे ग्रुप के, वो तकरीबन आपके 21 देश इसके क्या है, आपके मेंबर हैं। 21 देश हम देखें तो 15 परमानेंट और 6 इसके सहयोगी, 21 कंट्री का मेंबर, 21 कंट्रीज के मेंबर हैं। इसकी दूसरी समिट थी, और इस दूसरी समिट को हम देखें तो आप देखिए कि तकरीबन इसकी जो आबादी है वो 1.60 लाख कर रही है, यानी कि आपका करीब 1.5 करोड़ के आसपास इनकी आबादी बैठती है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि ये क्यों जरूरी है। इंडिया बार बार बोलता है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, और ग्लोबल साउथ की जो मांगे वो हम लोग उठाएंगे। पीएम मोदी ने यहाँ पर जो हम देखें कि जो ये समिट हुई, इसमें आपका कैरीकॉम यानी कि 7 स्तंभ बताए कि हमारी जो पार्टनरशिप है, जो हम आपको लेके चल रहे हैं, उसके 7 स्तंभ उन्होंने बताए। और वो 7 स्तंभ थे कैरीकॉम, कैरीकॉम यानी कि सीजन देखें तो कैपेसिटी बिल्डिंग हम आपकी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी कैपेसिटी को इनहांस किया है, वैसे हम आपकी भी कैपिटल को क्या, आपकी भी कैपेसिटी को बिल्डिंग करेंगे। ऐसे कहा एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में आपके काम करेंगे। आज से कहा जो रिन्यूएबल जो है, जैसे भारत जिसमें काम कर रहा है, पर्यावरण को लेकर बात कर रहा है, ग्लोबल सोलर एनर्जी अलायंस का उनको पार्ट बनाया गया है। इसके अलावा हमने आई में कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात करेंगे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, यानी कि आपका बहुत ही इनोवेशन सिस्टम किए जाएंगे। तीसरे ने कहा क्रिकेट, जब क्रिकेट की बात, मैं पूरा भाषण सुन रहा था उनका, जब क्रिकेट की बात की तो काफी लोगों ने तालियां बजाई, बड़े खुश हुए, क्योंकि वहां की एक टीम है जो बड़ी फेमस टीम, आप जानते हो,
वेस्ट इंडीज, वो वहीं की टीम है जो काफी ज्यादा भारत साथ खेलती भी है। तो क्रिकेट की बात की, कल्चर की बात की, फिर ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात पीएम मोदी ने की, फिर मेडिसिन और हेल्थ केयर की बात की। बात ये थी कि जो ये समिट हुई, जब हम बात करते हैं कि जो कैरिकॉम जो समिट है, ये समिट एक ग्लोबल साउथ की जो भारत की मुहिम है कि हम ग्लोबल साउथ के क्या लीडर हैं। चाहे आप देखिए गुआना की बात करें या हम बात करें आपका नाइजीरिया की बात करें या अफ्रीका की, वही अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो G20 में G21 भारत द्वारा बनाया गया, वो आपका अफ्रीका को पूरा किया, भारत को शामिल किया गया। तो भारत एक प्रयास कर रहा है, चाहे वो एशिया की बात हो, अफ्रीका की बात हो, लैटिन अमेरिका और की सबसे बात बड़ी बात, जिस तरीके से आपने चीन का जो जिक्र किया कि चीन का दबदबा वहां है और चीन जिस तरीके से प्रभाव अपना वहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है। 2019 के बाद से कोरोना का वो काल था जब तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार वहां पर गयाना में मिले, और उसके बाद से उसकी जो डेमोग्राफी है वो भी कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो आने लगा। अब भारत के लिए भी चिंता का विषय था कि चीन वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसलिए भी ये दौरा अहम हो सकता है। नहीं, देखिए चीन को तो पहले कहा ना कि देखिए एक तो फाइट चल रही है पूरी वर्ल्ड में, वो फाइट ये चल रही है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन हो। तो पीएम मोदी की इस यात्रा को आप उस संदर्भ में देखें, किस संदर्भ में देखें कि आपका अफ्रीका भी गए, अफ्रीका को पहले G20 से G21 बनाया जाना, अब गुआना जाना, गुआना के अलावा जो इस प्रकार से देखें जो आपके कंट्रीज हैं, जो सब कंट्रीज के लिए 21 देशों के संगठन में दूसरी सबमिट करना, उनको नए नए वादे करना, उनसे नई नई पार्टनरशिप को बढ़ाना। तो एक ग्लोबल साउथ का जो लीडर बनने की एक होड़ है भारत और चीन में, उसमें कहीं ना कहीं भारत जो है वो चीन को बचाता हुआ दिख रहा है इन सब घटनाक्रमों के माध्यम से, अगर हम देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अब ये जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, और चैंपियन मोदी का जब हम जिक्र करते हैं, कई सारे उनको नाम दिए गए, चैंपियन बॉस कहा गया, ऑस्ट्रेलिया में उनको पिछले साल बॉस कह दिया गया था। तो ये भी एक बड़ी चीज है निपुण जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खासकर अगर उनके ही व्यक्तित्व को देखा जाए, भारत का तो यहां पर कद बढ़ ही रहा है। भारत का जिस तरीके से वैश्विक मंचों पर पहचान हो रही है और भारत को सशक्त रूप से आज तमाम दुनिया के देश देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से ये उपाधियां मिल रही हैं, ये भी बड़ी बात हो जाती है। किसी लीडर को वर्ल्ड लीडर बना देना, और ये भी चर्चा का विषय है। देखिए मैंने कहा ना कि शायद ही कोई पीएम है, वर्तमान में तो कोई पीएम ऐसा नहीं है जिसको इतनी ज्यादा सिविल ऑनर्स, इतने ज्यादा सम्मान, इतने मोस्ट अवार्डेड पर्सन अगर कोई भारत में। और कई तस्वीरें इसमें सामने आती हैं कि पुतिन से मिलते हैं तो उनके कंधे पर 4 बार थपथपाते हैं, बाइडन से मिलते हैं तो बाइडन उनके कंधे पर हाथ रखे ही रहते हैं जब तक उनसे मुलाकात होती है। चाहे वो ट्रंप से पिछली मुलाकात उनकी हो तो बहुत ही गर्मजोशी से, जैसे बहुत सालों से जानते हैं। ये एक व्यवहार का तरीका है। पीएम मोदी जब 2014 में आते हैं, उसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बनती है। तो सुषमा स्वराज जी से पूछा गया है कि पीएम मोदी के जिस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी में जिस टाइप के उनके लेक्चर्स रहते हैं, उनकी पिक्चर्स रहती है, उनकी इमेज रहती है, उनका काम करने का जो स्टाइल रहता है, उसको आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने इसको जवाब दिया था कि दैट इज अ फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। ये है फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, मतलब पीएम मोदी सेंसिटिव भी हैं, प्रोएक्टिव भी हैं, और साथ में आपका क्या स्ट्रांगली बात को करते हैं। तो पीएम मोदी को मुझे कई बार याद आता है जब वो कहते थे कि ना नजर झुका के बात करूंगा, ना नजर उठा के बात करूंगा, मैं आंखों में आंखें डाल के नजर मिला के बात करूंगा। तो जो ये एक कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस जब लीडर में होता है तो देश में इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है, और दुनिया भी आपको क्या कहती है, अड़े हाथों लेती है। मैं कई बार देखता हूँ, मैं तारीफ इस बात को करता भी हूँ कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार से इंडिया की ब्रांडिंग की, और खास तौर से हम सॉफ्ट पावर के मामले में बात करें तो वाकई में अल्टीमेट है। आप देखिए कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन अगर आज कोई है तो वो भारत है। उस सिविलाइजेशन को कैसे कैश कराना, चाहे हम योगा की बात करें, किस प्रकार कौन देश ऐसा है जो योगा के बारे में जानना चाहता होगा, तो पीएम मोदी उसमें एक मास्टर आदमी है। कैसे उसमें क्या क्या कमाल किया, योगा को आज पूरा इंटरनेशनल एक ब्रांड बना दिया। तो ऐसी में जब कल्चर की बात करते हैं, कल्चर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट मौसम उनका देखता हूँ, उनकी पॉलिसी है, वो कल्चर कनेक्टिविटी की बात करती है। तो ये जो और एक पेड़ मां के नाम जो भारत में अभियान उन्होंने चलाया, वो विदेशों में भी चल रहा है। ब्रिक्स के मंच पर भी उन्होंने इस बात को कहा कि तमाम देश जो हैं वो इस मुहिम के साथ जुड़े। अभी गयाना में भी गए तो वहां पर भी उन्होंने पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम का जिक्र उन्होंने किया।
बिल्कुल पीएम, अब देखिए वही नहीं, मैं तो कहूँगा एक पेड़ नाम हम बात करें, फिर सोलर एनर्जी हमने अलायंस बनाया पूरी दुनिया के अंदर, सूर्य पुत्रा का हमने कॉन्सेप्ट दिया, उसका जो हेड ऑफिस भी हम देखें तो आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इस प्रकार के इनिशिएटिव। इसके अलावा देखिए कि हमारी जो ऐप है, जो सरकारी ऐप है, उनकी आज धूम मची पड़ी है। हम यूपीआई की बात करें, करीब 30 देश हैं जो अपने यहाँ पर यूपीआई को यूज कर रहे हैं। और अभी आपने खबर और सुनी होगी, जो हमारा पीएम जो ये गति गति शक्ति जो ग्लोबल आपका जो है ऐप जो है, उसकी बहुत देशों ने क्या किया, डिमांड की है, केवल विकासशील देशों ने, विकसित देशों ने। तो बात है कि देखिए, बात ये नहीं कि हम तरक्की पहले नहीं कर रहे थे, पहले भी हम कर रहे थे। बात है कि कौन नेता उस सारी तरक्की को किस प्रकार दुनिया के सामने रखता है, बिल्कुल। वर्ल्ड के सामने रखता है। और अभी मैं देख रहा था जो पूरी मीटिंग पीएम मोदी ने आज जो भाषण दिया, उस पूरे भाषण में जो मैंने आपको बताया कि जो कैरी कॉम की जो मैंने बात की, कैरी कॉम के माध्यम से उन्होंने पूरी उपलब्धियां बताई और सब देशों को इनवाइट किया। क्या हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, आज वर्ल्ड के अंदर सबसे गजब की टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, बहुत सारे एरियाज में है। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्लोमेट्स की बात की कि अगर आपको डिप्लोमेट्स चाहिए, प्रशासन अधिकारी चाहिए, उनको हम ट्रेनिंग भी आपको उपलब्ध कराएंगे। स्पेस की उन्होंने बात की, तो बहुत सारी बातें उन्होंने ऑफर दिया, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हर तरीके से। मैं अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करूं तो उन्होंने स्टार्टअप का जिक्र किया, उन्होंने फॉरेंसिक सेंटर्स की बात की, फिर उनकी पोर्टल एक हमारा आपने सुना होगा जो हमारे ब्रोकेट्स के कार्यक्रम में पोर्टल बनाया गया है, वैसे ही पोर्टल उन देशों में बनाने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी ओर से आपको उपलब्ध कराएंगे किस प्रकार से पोर्टल बन सकता है। पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग की बात पीएम मोदी ने की। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने रखा, तो जो आज भारत की तरक्की को, और मैं कहता हूँ कि हमारी तरक्की जो है उसको आगे लेके जाने में पीएम मोदी का कम से कम दुनिया को जनवाने में एक बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और तमाम जो दौरे प्रधानमंत्री के रहे इन पिछले कुछ दिनों में, उनके बारे में हमने चर्चा की है, किस तरीके से नाइजीरिया में उन्हें सम्मान दिया गया, और इसके बाद G20 समिट में ब्राजील में वो शामिल हुए, और उसके बाद गयाना में यहां पर जो उनका दौरा रहा वो कितना खास दौरा रहा, क्या अहमियत इन तमाम देशों में रही भारत की, और इस दौरे में क्या कुछ निकलकर सामने आया, तमाम पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की है निपुण जी से। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारियां, ये जो बातें हैं वो समझ आई होंगी, और जो भी कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।